हेलो हेलो मेरे लड्डू लाल, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित जितने भी बातें होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस कैसी बनती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कहां बनती है, ये तमाम जितनी भी चीज है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अब यहां बात हो गया कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या फोकस दूरी नहीं, फोकस। अगर यहां देखा जाए तो हम कोई भी अगर अवतल दर्पण ले रहे हैं, जिसे मान लीजिए कि मेरा अवतल दर्पण है, ध्यान समझिए। ये दर्पण का क्या है? सी है। यहां से जो रे पास करेगी, इस रे को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये मेरा पी हो गया, ये मेरा सी हो गया। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई भी रे अगर आएगी तो परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। और अवतल दर्पण में फोकस हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कहां बनता है? दर्पण के सामने। तो अगर ये रे आ रही है, यहां से टकरा के यहां जाएगी, तो जिस बिंदु पे कट करेगी ये बिंदु इसकी क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस। क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। अगर यहां से हम डिफिनीशन इसका देखेंगे तो क्या क्या बन सकता है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपतित किरण परावर्तित किरण की बात होगी तो यहां पर आप जरा सोचो, ए आई होता है तो ए आपका क्या होता है? आर होता है। अगर हम इसका डिफिनीशन यहां से देखें तो इसका डिफिनीशन क्या बनता है? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है, जिस बिंदु पर कन्वर्ज होती है, जिस बिंदु पर अपसरित होती है, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो हम इसका डिफिनीशन यहां क्या ले सकते हैं, देखिए तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश के किरण दर्पण पर टकराने के बाद या लिख सकते हैं अपवर्तन के बाद, टकराने या परावर्तन, टकराने के बाद या परावर्तन परिवर्तन के बाद प्रधान
अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है या अभिसरित होती है, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। यहां पर आप समझिए डिफिनीशन क्या बन रहा है। ए आपका अवतल दर्पण हो गया, तो यहां डिफिनीशन क्या बनना है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण दर्पण पर या आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराने के बाद, आने वाली प्रकाश के किरण दर्पण पर टकराने के बाद या परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु पर मिलती है या अपसरित होती है, यह अपसरित का मतलब होता है मिलना, मिलती है, तो वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। ये फोकस हमेशा प्रधान अक्ष, ये जो आपका प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष पर ही बनेगा और इसका जो फोकस जो बनता है दर्पण के क्या होता है, सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो यह पॉइंट क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण में फोकस हमेशा दर्पण के सामने बनता है, हमेशा कहां बनता है, सामने बनता है। दूसरी पॉइंट, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं आभासी दोनों बनती है, वास्तविक एवं आभासी दोनों, लेकिन प्राय वास्तविक बनती है, आभासी एक जगह बनती है। अगला पॉइंट क्या हो गया, अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक बनती है, प्राय क्या बनती है, वास्तविक बनती है प्रायः, लेकिन अपवाद में है कि एक जगह आभासी बनती है। तो यहां आपको हमेशा समझना कि अवतल दर्पण में दोनों तरह की प्रतिबिंब बनती है, आभासी बनती है और वास्तविक बनती है। तो प्रायः वास्तविक बनती है, लेकिन एक स्थिति में ये आभासी बनाती है, कब, जब पोल और फोकस के बीच अगर वस्तु हो तो उस स्थिति में क्या बनाती है, ये आभासी बनाती है। क्या बनाती है, आभासी बनाती है। तीसरा पॉइंट हो गया, अवतल दर्पण को अभिसरित दर्पण के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को अभिसरित दर्पण के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण क्या है, तो अभिसरित दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें इसकी प्रतिबिंब कैसे बनती है, तो याद रहे हमेशा बोले प्रायः वास्तविक बनती है, आभासी भी बनती है, लेकिन कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच के वस्तु को रखा जाए उस स्थिति में एक कैसी प्रतिबिंब बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। कैसी प्रतिबिंब बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। इसको नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण। क्या बात करेंगे, उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण क्या होता है ये देखिए, उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि उत्तल दर्पण में क्या क्या बातें होती है। इसका हम रे डायग्राम भी दिखाया था, आपको बताया भी था, सिखाया भी था बनाने के लिए भी। लेकिन इसमें इसकी प्रतिबिंब जो होती है ये कैसे बनती है उसका भी मैंने जिक्र किया था। लेकिन कैसे इसकी प्रतिबिंब होती है, वास्तविक होती है या आभासी होती है, ये चीज देखना है। जिसे मान लीजिए कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसका सेंटर कहाँ होता है? सेंटर ए है। अब यहां देखना, इसका सेंटर क्या होता है? दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। दर्पण के पीछे होता है। ये आपका क्या है? पी है। अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें आ रही है तो समानांतर किरणें क्या होगी? इससे टकराने के बाद या परिवर्तन के बाद क्या होगी? ये तो मुड़ जाएगी, अपनी कोई ना कोई क्या करेगी? दिशा अपना ले लेगी। यहां पर इस रे को क्या करेंगे? पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर कट की इसकी क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस। अगर ये फोकस जो होता है ये हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। तो ये फोकस जो बनेंगे यहां कैसे होंगे? ये आभासी होंगे। ये आभासी फोकस होंगे। कैसे फोकस? आभासी ये फोकस होंगे, आभासी होंगे। अगर हम लोग डिफिनीशन इसका बनाया तो क्या डिफिनीशन बनेगा? देखिए तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद दर्पण के परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के ऐसे लिखे, परिवर्तन के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। समझिए यहां पर डिफिनेशन क्या है। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष इसके समानांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती प्रतीत होती है तो ऐसे बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है या फोकस कहलाता है। ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अब यहां पर बात होगा कि ये फोकस कैसा है भाई? तो ये आभासी है। इसका मतलब हो गया कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है कैसा होता है? आभासी फोकस होता है।
कैसा? उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। तो यहां पर पॉइंट बन गया, पॉइंट ये बन गया कि उत्तल दर्पण में फोकस आभासी बनती है, आभासी बनती है। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण को अपसृत दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो एकदम सिंपल चीज है कि याद रहे कि इसमें जो जब भी क्या होगा, इसका जो फोकस होगी एक कैसे होगी? आभासी होगी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ तीसरा पॉइंट हो, चौथा पॉइंट हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है, जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता या पर्दे पर कैप्चर नहीं कर सकता है, उतारा नहीं जा सकता है। यहां पर तमाम जितने भी 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट जो भी है, तो इसका डिफिनीशन हो गया। इस डिफिनीशन में आपने क्या देखा कि जो भी दर्पण है, ये दर्पण जो आपको दिख रहा है ये आभासी, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। इसका सी कहां होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कोई भी आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कोई भी आभासी प्रतिबिंब होगा तो उसके पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब बात होगा कि उपाक्षीय किरण किसे कहते हैं। प्रधान अक्ष के समीप जितनी भी किरणें होती है सब उपाक्षीय किरण होती है, लेकिन जो उससे दूर होती है सब क्या होती है? उपाक्षीय किरण होती है। उपाक्षीय, ये उपाक्षीय किरण होती है, ये क्या अनापाक्षीय किरण कह सकते हैं, नॉन पैरेक्सियल रे। तो एक बात और समझना है कि कोई भी हमारे पास मिरर हो, अवतल हो या उत्तल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमको समझना है कि यहाँ पर मान लें कि रे है, यहाँ से हम पहले दर्पण मैंने बना लिया, दोनों दर्पण आपके सामने है। ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका भी तो प्रधान अक्ष होगा। तो प्रधान अक्ष के जितने भी समीप जो किरणें होगी, जिसकी जो समीप किरणें होगी, ये मान ली किरण गई है, ये इसके समीप किरणें है, ये इसके समीप किरणें है, जितने भी किरणें जो समीप होगी तो इसके समीप जो किरणें होगी वो सब क्या कहलाएगी? ये सबसे क्या, अगर मान लें कि हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, तो सबसे समीप किरणें कौन है? 1 वाली है। तो ये क्या कहलाएगी? उपाक्षीय किरण कहलाएगी।
यहां पर भी अगर हम बात करते हैं, मान लें कि इसके समय पे क्या किरणें गई, इधर से गई, दोनों साइड में सेम है, इधर भी गई, तो इसमें उपाक्षीय किरण कौन है, इसके जो नजदीक है। तो प्रधान अक्ष के नजदीक जो भी किरणें होगी या समीप या उसके निकट जो भी किरणें होगी सब क्या कहलाएगी, उपाक्षीय किरण। तो एक यहां बात होती है उपाक्षीय किरण, इसको बोलते हैं पारेक्सियल रे, पारेक्सियल रे, और तथा अनुपाक्षीय किरण, उसको बोलते हैं नॉन पारेक्सियल रे। पारेक्सियल रे। तो आप यहां समझिए, जो आप देख रहे हैं ये सबसे नजदीक ये वाला है, ये दो किरणें हैं, ये किरण जो कहलाएगी क्या कहलाएगी, उपाक्षीय कहलाएगी। लेकिन ये जो दूर वाली किरणें हैं वो क्या कहलाएगी, अनुपाक्षीय किरण कहलाएगी। तो यहां से डिफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि वैसे किरण को उपाक्षीय किरण कहा जाता है जो प्रधान अक्ष के समीप हो, जो प्रधान अक्ष के समीप हो। जो किरणें प्रधान अक्ष के समीप होगी उसी किरण को हम उपाक्षीय किरण कहेंगे। इसके अलावा दूसरे किसी किरण को उपाक्षीय किरण हम नहीं कह सकते हैं। ये जितने भी आप किरण देख रहे हैं ये सब क्या अनुपाक्षीय किरण है। लेकिन ये जो लाल वाली से आप देख रहे हैं, यहां पर भी हम लाल बना दे रहे हैं, लाल टाइप का, ये आपका क्या कहलाएगी, ये उपाक्षीय कहलाएगी। लेकिन इसके जो बगल वाली होगी ये सब क्या कहलाएगी, अनुपाक्षीय किरण कहलाएगी। क्लियर। तो इसमें भी क्या आपको अंतर आना चाहिए कि उपाक्षीय किसे कहते हैं एवं अनुपाक्षीय किसे कहते हैं। तो जो प्रधान से जो दूर जाएगी उसको क्या कहेंगे, अनुपाक्षीय किरण कहेंगे, और जो उसके एकदम नजदीक हो, जो एकदम सटे हुए रहेगी, उसको क्या कहेंगे, उपाक्षीय किरण कहेंगे। क्लियर। किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। किसी दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन हम लोग 2 या 3 की बात करेंगे, 4 की हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि 3 पर कंप्लीट हो जाता है, तो हम 4 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो यहां पर मेरा टॉपिक क्या है, अवतल दर्पणों में, या अवतल दर्पण में लिखते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को फॉलो करना एकदम जरूर, उसके बिना हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो शर्त, सबसे पहला कि शर्त हमको जानना चाहिए। अगर शर्त नहीं जानते हैं तो प्रतिबिंब हम बना ही नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला चीज शर्त जानना जरूरी है। पहला यहां शर्त क्या है इसका, शर्त कंडीशन, शर्त क्या है यहां पर समझिए पहले, क्योंकि पिक्चर से कोई चीज एकदम इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ये मेरा प्रधान अक्ष हुआ,
इसका पहला शर्त का कंडीशन है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरणें दर्पण पर टकराने के बाद या दर्पण से क्या परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी तो किरणें फोकस से पास करेगी। यानी यहां पर समझिए कि ये अगर एक किरणें जा रही है, ये किरणें यहां पर जा रही है, टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर क्या करेगी, गुजरेगी, इसकी क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी। तो अब इससे पता चला कि समानांतर किरणें, प्रधान अक्ष से समानांतर किरणें हमेशा कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो पहला कंडीशन क्या मिले यहां, पहला कंडीशन मिला कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। क्या पहला कंडीशन है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद फोकस से क्या करेगी, गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते कहां से गुजरती है, प्रधान अक्ष, जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आपका बताओ फोकस होकर गुजरेगी। तो इसका पहला कंडीशन हो गया। इसका दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, दूसरा कंडीशन होगा कि अगर कोई भी रे, जिसे मान ले कि रे, अगर मान ले हमने कोई रे लिया, पिक्चर बनाते हो तब ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई आपतित किरण, अगर कोई अवतल दर्पण की हम बात करें, कोई आपतित किरण अगर सी से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी, तो सी से होकर गुजरेगी तो क्या लंबवत गुजरेगी। तो अगर रे आएगी, ये रे अगर यहां का आ रही है तो यहां पर जाने के बाद फिर टकरा कर वापस आ जाएगी। उस स्थिति में यहां पर देखेंगे कि आई और आर का मान यहां पर क्या होगा, बराबर। लेकिन वो किसके बराबर हो गया, यहां पर किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री बराबर हो गया। यहां पर कितने डिग्री, ये कितने डिग्री पर जा रही है, जा तो रही है 90 डिग्री पर। जब रिबाउंड करेगा तो क्या होगी, तो यहां पर उस स्थिति में आई और आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो कि ये आपका आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है। इस पर टकराने पर फिर वापस चली गई। ये कहां से पास की है, जब आपतित किरण क्या करती है, प्रधान अक्ष के बिंदु सी से, ये प्रधान अक्ष के बिंदु सी है ना, अगर इससे गुजरेगी तो ये रे पुनः उसी दिशा में क्या लौट जाएगी, यानी उसी दिशा में क्या परिवर्तित हो जाएगी। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो एंगल कितना बना, यहां तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहां आई और आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई और आर का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर पॉइंट क्या लगा सकते हैं, आप जरा देखो तो पॉइंट क्या बना सकते हैं कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी दिशा में
पुनः लौट जाती है, अर्थात ये किरणें दर्पण पर थीटा बराबर 90 डिग्री बनाती है, और इस स्थिति में I बराबर R बराबर क्या होती है, 0 हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पहले पिक्चर देखिए। अगर कोई किरण, मतलब आपतित किरण की बात कर रहे हैं, अगर आपतित किरण अगर फोकस होकर गुजरेगी तो एक किरण प्रधान अक्ष से क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, देखिए पिक्चर से। ए रे अगर यहां जाएगी, टकराएगी, टकराने पर क्या होगी, एकदम फिर इसी पे क्या होगी, ये समानांतर हो जाएगी। परिवर्तन के बाद क्या होगी, ये इसके समानांतर हो जाएगी। तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगा, जब आपतित किरण फोकस से गुजरती है तो परिवर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास सब बेसिक चीज़ है 10th क्लास का, और उसी चीज़ को मैं केवल रिकॉल कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ है जो इससे थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान देना कि अगर इसके समानांतर तो कहाँ से पास के फोकस से, लेकिन अगर फोकस से रे जाएगी तो किसके समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब यहां पर मेरा क्या हो गया, P हो गया, ये हमारे पर क्या हो गया, C हो गया। अगर आपतित किरण कहां से आए, अनंत से आए। मान ली अगर ये किरणें अगर अनंत से आ रही है और कहां पर जा रही है, ये ध्रुव पर जा रही है, यहां से टकराने के बाद क्या होगी, इस दिशा में आ जाए। इस स्थिति में क्या होगा, I और R दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब है जब आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो उस स्थिति में I और R का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल I बराबर एंगल क्या, R। यहां से पता चल गया कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण के ध्रुव से परिवर्तन के बाद लौट जाती है, इस स्थिति में I और R का मान बराबर हो जाता है। तो यहां पर इसका चौथा पॉइंट क्या है कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण के ध्रुव से क्या होती है, टकराती है, या दर्पण के ध्रुव से क्या होती है, टकराती है, तब परिवर्तन के बाद क्या है, लौट जाती है। इस स्थिति में I और R का मान क्या होगा, बराबर हो जाता है। यानी जितने एंगल ए बनाएगा उतना ही एंगल क्या होगा, ए बनाएगा। क्योंकि ये दर्पण का कोई पॉइंट हो, तो बताया गया कि दर्पण के किसी पॉइंट पर अगर कोई भी आपतित किरण आएगी, वहां टकराएगी, उस स्थिति में क्या होगा, I और R का मान तो बराबर होगा। लेकिन यहां देखना है कि ये आपका प्रधान अक्ष अपने आप को कैसा दिखा रहा है, अभिलंब की तरह, नॉर्मल की तरह। ये अपने आप को क्या दिखाएगा, ये नॉर्मल की तरह दिखाएगा। ये आपका I R हो गया और ये आपका क्या हो गया, R R हो गया।
तो ये अपने आप को क्या दिखा रहा है, नॉर्मल की तरह। तो इसके 4 जो पॉइंट है, इस 4 पॉइंट के आधार पर किसी वस्तु के हम लोग प्रतिबिंब क्या करते हैं, गणना करते हैं। इस 4 बिंदु के 4 पॉइंट है, 4 शर्तें के आधार पर हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, प्रतिबिंब की गणना करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। कि अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब के प्रकार। तो या ऐसा बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब का प्रकार। कैसे प्रकार हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हेडिंग लगा दे रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकार। अगर मान लीजिए कि वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। कहां हो, अनंत पर। तो कंडीशन है, पहला पॉइंट जब वस्तु अनंत पर हो तो कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट इनफाइनाइट, उपस्थित हो। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए है वस्तु क्या है, अनंत पर है। तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो क्या क्या बातें हो सकती है, ये समझना है हमको। और दूसरा जो हमारा ये जो पॉइंट आएगा, ये जो रे आएगी, तो किस पॉइंट को कट करेगी। अभी बताया था कि अगर कोई भी रे अगर क्या हो, इससे पास करे, तो इससे पास करे तो जिस बिंदु पर कट करे, यहां पर इसका क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। यानी ये वस्तु के प्रतिबिंब बना। मान ले कि अगर वस्तु हमारा क्या है, ए बी है, ए और क्या है, बी है, तो इसका प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा ना। ए ऊपर ए चला जाएगा, ए डैश और क्या देते, बी डैश देते। तो यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा बना और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बना। कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बना। तो यहां से इस चित्र से आपने क्या देखा, इस चित्र से आपने क्या देखा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी जी, तब बहुत वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा, उल्टा अब प्लस क्या होगा, वास्तविक होगा। उल्टा प्लस वास्तविक होगा। तो यहां पर आपको समझना है इसका प्रतिबिंब कैसा होना, यहां लिख देते हैं, इसका प्रतिबिंब वास्तविक अब प्लस क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो कैसे होगी, वस्तु से क्या होगी, वस्तु से बहुत बहुत क्या होगी, छोटी होगी। कैसे होगी, बहुत बहुत छोटी होगी। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि इसमें प्रतिबिंब प्रायः क्या बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर क्या बनाएंगे, आभासी बनाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट,
कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे हो, अर्थात बोल सकते हैं कि अनंत और C के बीच में हो, अर्थात जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, आप क्या करोगे, आप रे डायग्राम इसका बनाओ। पहले तो आप दर्पण बनाओगे, ये रे है, ये वस्तु है। तो ये वस्तु है, मैं आपको बताया था कोई वस्तु अपने आप को प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती है। तो ये तो रे यहां से जाएगी और जो भी रे जाएगी ये आपतित किरण कहलाएगी। और मैं जस्ट अभी पढ़ा के आया कि आपतित किरण अगर क्या होगा, दर्पण से अगर टकराए तो किससे पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी। तो अगर ये रे यहां से आ रही है तो किससे पास करेगी, ये रे यहां से एफ से पास की, किससे पास की, एफ से पास की। तो जब एफ से पास करेगी और हम क्या कर रहे हैं कि इस रे को अगर हम क्या करें, इससे अगर गुजारते हैं, कहां, इससे गुजारते हैं, तो इसका देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ और सी और एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। इसको नोट करें। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो या जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनेंगे। इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा एवं वास्तविक प्लस आभासी होगा, सॉरी उल्टा होगा, उल्टा। इससे क्या पता चला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे हो या अनंत और C के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा, वास्तविक, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो यहां देखिए आप, ये हमारा क्या हो गया, C हो गया और वस्तु यहीं पर है। ये हमारा A है और ये हमारा B है। ये जो रे जा रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहां से टकराने के बाद क्या, फोकस पर आएगी, टकराने के बाद क्या, फोकस पर आएगी। अगर यहां से रे जा रही है
ये रे अगर यहाँ से जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब आप देखोगे, इसका जो प्रतिबिंब देखोगे यहाँ से ये हमारे एफ है और एफ है, तो जो रे यहां से जाएगी ये तो एकदम स्वाभाविक है कि यहीं पर कट करेगी। जब यहां पर कट करेगी तो अब बताओ कोई भी रे अगर आ रही है आप तो अभी जस्ट एक किसके समानांतर हो जाएगी, इसके समानांतर हो जाएगी। तो अगर यहां देखा जिसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये ना बना, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ए भी था, अब ये क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या सॉरी ये ए डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। यार इसका प्रतिबिंब जो बना वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना। तो यहां से पता चल गया कि इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर कमा उल्टा प्लस वास्तविक। कैसा बनेगा, उल्टा प्लस वास्तविक बनेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर वस्तु कहां होगा, सी और एफ के बीच में हो। चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, एफ के बीच में हो। अब ये समझिए जब वस्तु सी और एफ के बीच में, मतलब सी है यहां और एफ है, इसके बीच में हो। पहले वस्तु कहां था, सी पर था, तो जब सी पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एफ पर बनेगा और इसके बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहां पर जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहां पर जो मैंने काम किया, यहां पर सेम चीज ही करेंगे। ये हमारा सी हो गया और ये हमारा एफ हो गया, इसके बीच में वस्तु है ए और बी। ए रे जाएगी, यहां से टकराएगी, तो अगर रे जाएगी टकराएगी, टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी, इसी से होकर गुजरेगी। इससे होकर गुजरेगी तो आप बताओ कि अब तो ये रे यहां से जाएगी ना, अब ये तो रे यहां से जाएगी, ये रे यहां से जाएगी। अगर यहां से जाएगी, जब रे यहां से अगर गुजरती है तब इसमें क्या क्या बातें हो सकती है। तो अगर हम रे को यहां से गुजार दें, अब हम देखते हैं कि ये वस्तु के प्रतिबिंब तो बनेगी यहां से, तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, इसकी प्रतिबिंब यहां बनी। अब ये प्रतिबिंब जो बना, एक ए डैश और क्या बना, बी डैश बना। ये वस्तु से बड़ा बना, ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, लेकिन कहां बना, सी के पीछे बना। ये जो सी है ना, इसके पीछे बना। कहां बना, सी के पीछे बना। तो ये चीज देखना है कि सी के आगे बनना है या पीछे बनना है, इस पर देखना भी बहुत जरूरी है। तो आप जरा सोचो, ध्यान देना कि जो रे आई है, ये जो रे आपको दिख रही है, तो ये भी आपको समझना है कि ये रे आ रही है यहाँ पर, ये मैंने लाल लाल से डिनोट किया। फिर ये रे यहाँ से आ रही है, ये जा रही है, और ये जो आपका इमेज जो बन रहा है, यही आपका इमेज है, ए डैश और क्या, बी डैश। और कहाँ बना, ये सी के पीछे बना हुआ, ये आपका सी है, इसके पीछे बना हुआ, सी पर नहीं बना हुआ, इसके पीछे बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बनेगा। मैं हूँ
हो तो इसका प्रतिबिंब C के पीछे बनेंगे। वास्तविक प्लस उल्टा यम वस्तु से बड़े प्रतिबिंब। बनेंगे, लेकिन क्या हो गया, वस्तु से बड़े बनेंगे। तो यहां पर कंडीशन हो गया कि जब वस्तु C तथा F के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब C के पीछे बनेंगे, वास्तविक प्लस उल्टा होंगे, यम वस्तु से क्या होंगे, बड़े बनेंगे। तो इसका ये रे डायग्राम हो तो आप रे डायग्राम बना सकते हैं। 5 नंबर, जब वस्तु अनंत फोकस पर हो, कहाँ हो, फोकस पर हो तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा। अब आप समझिए कि जब वस्तु क्या हो, फोकस पर हो, ए तो मेरा हो गया C और ए मेरा हो गया F। तो यहीं पर वस्तु हो, ए है, ए बी है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ए रे यहां से जाएगी तो रे जाएगी तो कहां से पास करेगी, इसका अगर समानांतर है तो हमेशा कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और दूसरी पॉइंट है यहां पर, अगर कोई भी, अगर यहां खड़ी है, अगर ये आ रही है, अगर ये रे आ रही है तो रे अगर आएगी, यहां से अगर रे आएगी तो क्या होगा। अब जरा समझिए कि ये जितनी अगर नज़दीक होते जाएगी तो अगर मान लीजिए हम समझते हैं कि मान लीजिए ध्रुव पर चला गया, ध्रुव पर जाएगा नहीं। ये रे अगर यहाँ से जस्ट आएगी, आने के बाद क्या होगी, यहाँ से टकराएगी। तो आप जरा सोचो, ये रे आई और रे आने, अब यहाँ पर C से पास नहीं किया है, आएगी तो क्या होगी, ये तो ऐसे नहीं टकराएगी। तो अगर हम इसका प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो पता चल गया जब अनंत पर बनेगा तब वस्तु से क्या होगा, बहुत 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 क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो यहां पर बात हो गया कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा बनेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि हो क्या रहा है। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बने भाई, उल्टा आप प्लस क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा प्लस वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये जो लास्ट कंडीशन है ना, कि जब वस्तु कहाँ हो, F और P के बीच में हो, F और P के बीच में हो, तब थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तब थोड़ा सा परिवर्तन होगा। उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगी, आभासी। ये अपवाद है, क्या है, अपवाद है। जनरली हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि नहीं, इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नहीं, इसमें आभासी बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन प्रायः वास्तविक बनता है, आभासी एक स्थिति में बनती है। वो स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट हो गया कि जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, बीच में हो। F का मतलब क्या, फोकस, और P का मतलब ध्रुव, इसके बीच में हो। F और P के बीच में होगा तब क्या होगा, जरा समझिए। यहां पर
ए मेरा हो गया एफ और ए मेरा हो गया बी। वस्तु यहां खड़ा है, वस्तु यहां खड़ा है ए और ये क्या होगा बी। जब ए रे अगर जाएगी तो स्वाभाविक यहीं से टकराएगी ना, यहीं से टकराएगी। जब यहां से टकराएगी तो जरा समझिए, ये अगर रे हम क्या कर रहे हैं, इसका बहुत नजदीक कर देंगे तो ये रे तो क्या करेगी, यहां से ये जाएगी, अब इसके समानांतर रे क्या करेगी, रे यहां से जाएगी। इस स्थिति में जब वस्तु F और P के बीच में हो तो इस स्थिति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी, अब कोई चीज आभासी बनता है तब प्लस क्या बनता है, सीधा बनता है। और क्या, वस्तु से बड़ा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। तो ये आपका जो 6 नंबर कंडीशन था क्या था, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।